स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। उम्मीद की इसके पहले की पूरी कक्षाएं आपने बहुत ध्यान से देखा होगा और ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहद खास होने वाली है, जिसमें लगातार हम लोग क्रमवार एक एक विषय पर एक एक टॉपिक पर आयोग ने जितने भी सवाल पूछे हैं, खास तौर पर भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, जो ये दो एग्जाम के लिए बेहद खास है। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर और उत्तर प्रदेश पुलिस, ये दोनों की तैयारी करने वाले हमारे सभी छात्र छात्रा इस पूरी सीरीज को स्किप नहीं कीजिए, ध्यान से देखिए। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे सवाल मिल जाएंगे जिसका संभवतः हो सके आयोग दोहरान भी करे। प्रीवियस ईयर सीरीज कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी नहीं महत्वपूर्ण है, ये तैयारी करते समय अगर आप इसको गौर से ध्यान करेंगे और एक एक प्रश्न की बारीकियों को देखेंगे तो स्वाभाविक है आपकी तैयारी में चार चांद लगाने का काम करता है। इसलिए मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़िए सिस्टमैटिक ढंग से। कूद कूद करके पढ़ाई मत कीजिए, एक लगातार धारा में बनिए और मेहनत कीजिए। आइए आज की सीरीज में हम लोग देखते हैं आयोग के सवाल और उनमें कुछ व्याख्या और आपके लिए ज्ञानवर्धन करने का प्रयास करते हैं। इंडियन पॉलिटी की सीरीज है जिसमें पहला सवाल ही है आपके सामने कि संविधान के अनुसार, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है फिर उत्तर करना है। संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में कौन सा सही है? कथन एक कह रहा है, इसका कथन एक है कि अनुच्छेद 311 में अखिल भारतीय सेवा शाखाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है, और कथन दो कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 312 राजनैतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्रवाइयों से बचाता है। तो प्यारे साथी, ना तो कथन एक सही है और ना तो कथन दो, यानी ना तो कथन एक सही है ना तो कथन दो। क्यों नहीं सही है? 311 में क्या है, 312 में क्या है? आइए पूरी लोक सेवा पर एक छोटी सी चर्चा यहां पर हम लोग देखते हैं। आइए देखिए, 309 में अभी हम लोगों ने बात किया, अब इसको पूरा अगर आप समझेंगे तो पूरा प्रश्न बहुत ही बारीकी से आपको समझ में आ जाएगा। एक क्रमवार समझिए। 309 में कह रहा है कि केंद्रीय अखिल भारतीय सेवाओं सदस्यों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और इनके पद की सेवा शर्तें कौन तय करेगा? संसद तय करेगा। लेकिन 309 के खंड 2 में कह रहा है इसी बात को कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और इनकी सेवा शर्तें कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल द्वारा संचालित किया जाएगा। अगले अनुच्छेद में बात करें, अनुच्छेद 310 कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, कभी भी पद से हटा सकता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। अब 11 क्या कह रहा है? देखो 311 में है कि सिविल सेवकों को पदच्युत या पदावनत किया जा सकता है। 11 की बात समझिएगा इसको। और 312 क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, इनका गठन कौन कर सकता है? संसद, और खास तौर पे संसद में राज्यसभा अपने उपस्थित और बहुमत सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा वो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। हमारे यहाँ अखिल भारतीय, यानी कहा जाए अखिल भारतीय सेवाओं को या सेवाओं को, लोक सेवा को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। नंबर 1 अखिल भारतीय सेवाएं, नंबर 2 केंद्रीय सेवाएं और नंबर 3 राज्य सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं में आपका क्या आता है? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये आते हैं किसमें? आपके अखिल भारतीय सेवाओं में। केंद्रीय सेवाओं में आते हैं आपके भारतीय डाक सेवा, अब सबके साथ भारतीय जोड़ते जाइएगा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय रेल सेवा, रेलवे सेवा और भारतीय आबकारी सेवा। इस तरह से बहुत सारी सेवाएं हैं जो केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। राज्य सेवाओं के अंतर्गत राज्य की सेवाएं आती हैं, जैसे राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, एसडीएम वगैरह सुनते हैं आप पद, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य नियोजन सेवा, राज्य शिक्षा सेवा। राज्य से संबंधित भी कई सेवाएं हैं।
तो हमारे यहाँ लोक सेवा 3 वर्गों में विभाजित किया गया है और इस रूप में। अब देखो प्रश्न को अगर हम लोग फिर से स्पष्ट करें तो देखिए 311 में क्या पढ़ा, अखिल भारतीय सेवाओं शाखाओं का, और यहाँ 311 में दिया क्या है तो सिविल सेवकों का पदच्युत या पदावनत, और 312 में क्या है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। उम्मीद कि आपने सभी आर्टिकल समझ लिए होंगे और प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे, और दूसरा सवाल ये है आपका, बहुत ध्यान से पढ़ना। अभी हम लोगों ने देखो अनुच्छेद 309 को पढ़ा ही कि अनुच्छेद 309 में क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। अब आइए प्रश्न को देखते हैं कि संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवा के संबंध में सच है। कथन एक कह रहा है कि अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को विधि बनाने का अधिकार देता है। दूसरा कथन है कि 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्त करने वाला अधिकारी किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा। तो इसका सही कथन क्या होगा, इसका दोनों के दोनों ही कथन क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। यानी पहला कथन भी सही है और दूसरा। अभी हम लोगों ने अनुच्छेद 9, 10, 11, 12 को क्रमवार देखा है और आपने बढ़िया से पढ़ा, तो ये आंसर आपने तुरंत उम्मीद है किया भी होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग और केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती नहीं करता है। प्रतिनियुक्ति, प्रोपति, सीधी भर्ती, मंत्रीय सिफारिश। क्या नहीं करता है, मंत्रीय सिफारिश। अभी हम लोगों ने क्रम में बात किया कि हमारे यहाँ लोक सेवा जो है कितने वर्गों में विभाजित, 3 प्रकार के, एक अखिल भारतीय सेवाओं का जिक्र है, केंद्रीय सेवाओं का जिक्र है और राज्य सेवाओं का, राज्य लोक सेवा आयोग का जिक्र किया गया है। 3 स्तरों पर विभाजित किया गया है। तीनों को क्रमवार हम लोगों ने इस बात को जाना। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाँ ये देखिए लोक सेवा आयोग की छोटी सी बात भी यहाँ समझ लीजिए कि लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था ली आयोग के सिफारिश पर। 1924 के लगभग में ये आयोग बना था। ली आयोग अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया और 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, लेकिन किस नाम से, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से। पहली बात है। दूसरी बात है प्यारे साथी, 1935 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग को किस नाम से जाना गया, संघीय लोक सेवा आयोग के नाम से। और 26 जनवरी 1950 को संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, जिन्हें आप यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यहाँ कुछ अगर विविध बातें मैं आपको बता दूं तो आपके ज्ञानवर्धन और हो जाएगा कि सबसे पहले अगर जब हम लोग बात करते हैं लोक सेवा की, तो भारत में सिविल सेवकों का जनक किसे कहते हैं। आपका कमेंट भी आना चाहिए कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो दोनों बात ध्यान रखना, 2 तथ्य हम लोग यहाँ बात करेंगे। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं, आपने कमेंट भी किया होगा, उम्मीद है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और इसी को भारत में न्यायिक व्यवस्था का भी जनक कहा जाता है। कॉर्नवालिस कोड आपने पढ़ा भी होगा। दूसरा तथ्य जो आपको और भी जानकारी रखने के लिए मजबूर भी करेगा और आपका जिज्ञासा भी बढ़ेगी इससे, कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहते हैं। दोनों बातों को ध्यान रखना। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहते हैं, फटाफट आप कमेंट करो। मैं देखता हूं कि कितने हमारे छात्र बिल्कुल राइट आंसर इसका करते हैं। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। यहाँ 2 बातें और भी आप नोट करके रख सकते हैं। एक तो ये बातें रख सकते हैं कि पहली बात वो ये है प्यारे साथी कि भारत में पहली बार, या ऐसे लिखें, भारतीय प्रतियोगी परीक्षा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी, तो भारतीय प्रतियोगी परीक्षा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुई थी, इसको आपको बताना है और इसकी डेट भी बताना है। तो भाई सबसे पहले कहाँ हुई थी, इंग्लैंड, या आप कहने को लंदन भी कह सकते हैं।
और कब हुई थी? 1855 में सबसे पहले। और भारत में सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा हुई थी? ये सवाल आपसे है और इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताओ। अगले बात अगर के दूसरी बात कि सर्वप्रथम भारत में सिविल सेवा की परीक्षा कब हुई थी? सिविल सेवा की परीक्षा यानी इंग्लैंड के अलावा भारत में पहली बार कब की गई थी परीक्षा? ये भी खास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार जो हमारे यहाँ भारत में हुई थी 1922 में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहली बार आयोजित की गई थी। और यहाँ एक बात और भी ध्यान में रखना है, वो प्रमुख बात क्या है कि ये जो भारत में सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था, इसके लिए सबसे पहले सिफारिश किसने किया था प्यारे साथी? तो इलिंगटन आयोग की सिफारिश पर। यह भी बात आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं। इलिंगटन आयोग की सिफारिश पर पहली बार एक साथ भारत और इंग्लैंड दोनों जगह सिविल सेवा की परीक्षा की गई थी। इसने कहा, इस आयोग ने सिफारिश को कहा कि भाई आप इंग्लैंड के अलावा भारत में भी सेंटर बना सकते हैं और यहाँ भी एग्जाम किया जा सकता है, कराया जा सकता है। और इसी आयोग की रिपोर्ट पर क्या किया था, अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया और भारत में पहली बार हुई थी। उसके बाद फिर ये परंपरा धीरे धीरे चलती रही और फिर धीरे धीरे देख रहे हैं ना आपकी यहाँ पर 26 जनवरी 1950 में संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? संघ लोक सेवा आयोग। और IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसके पहले ICS के नाम से जानते थे, इंडियन सिविल सर्विस, और उसी IAS की इसने किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक भी कहते हैं। तो उम्मीद एक छोटी सी विविध जानकारी थी, बाकी क्लास में हम लोग इसको बेहतर रूप से समझेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल है, प्रत्येक मंत्रालय या सरकारी संगठन का मुख्य सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं की निगरानी करता है और उन्हें सूचित करता है। तो ये सूचना किसको देता है? वो केंद्रीय सतर्कता आयोग को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय। तो ये सूचना देता है किसको? केंद्रीय सतर्कता आयोग। हम लोग पढ़ते भी हैं इसको कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 में। और इसके लिए कमेटी खूब याद रखना, संथानम समिति के सिफारिश पर, संथानम समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। और प्यारे साथी, इसको बनाया इसीलिए गया था कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को कम करे, सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार कम हो, भ्रष्टाचार को समाप्त करना, ये इसका क्या था? टारगेट या उद्देश्य या कार्य भी है इसका, भ्रष्टाचार समाप्त। लेकिन आप जानते हैं भ्रष्टाचार एक आज बुराई बन चुकी है और बुराई कभी समाप्त नहीं होती, कम हो जाती है, समाप्त नहीं की जा सकती। तो इस बात से बिल्कुल सावधान रहिए कि आप सोचिए कभी ऐसा समय आएगा भ्रष्टाचार पूर्णतः, जी नहीं। भ्रष्टाचार के लिए सबसे प्रथमतः जिम्मेदार होती है जनता। ये जनता से शुरू होती है और फिर शासक प्रशासक तक जाती है, लेकिन शुरुआत इसका जनता है। समापन भी जब कभी होगा, समापन तो नहीं कह सकते हैं। मैंने कहा ना कि भ्रष्टाचार एक बुराई है और बुराई को कभी समाप्त नहीं किया, कम किया जा सकता है। इतना कम हो जाए कि आपको एहसास ही ना रह जाए बुराई का, बस इतना ही हो सकता है। लेकिन आप कहिए कि हमेशा के लिए समाप्त होगा तो ऐसा नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि समिति के अध्यक्ष हैं जिनकी सिफारिश पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति करती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल, कैबिनेट सचिव और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो किसके? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पर। अभी हम लोगों ने जाना भी कि इनका गठन क्यों हुआ, इनका मुख्य कार्य क्या है और किस समिति की सिफारिश पर किया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त CIC की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होता है। नंबर 1 है कि प्रधानमंत्री, नंबर 2 है लोकसभा में विपक्ष का नेता, नंबर 3 है भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 है भारत के राष्ट्रपति। तो प्यारे साथी, इसमें सदस्य होता है एक तो प्रधानमंत्री और दूसरे होते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता। तो केवल P और Q ही कथन जो है वो सही है मुख्य सूचना
आयुक्त को नियुक्त करने की जो समिति होती है उसमें ये दोनों शामिल होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही कथन की पहचान करना है। बिल्कुल देखो, मैं आपसे बार बार बोलता हूं, सवाल चाहे जितना बड़ा हो, घबराना नहीं, पहले प्रश्न को पढ़ना है आसानी से और धैर्य से। सबसे बड़ी चीज है ना कि धैर्य बना के रखना है। जीवन में कभी भी आगे बढ़ना हो, कभी भी जब मन करे तो धैर्य और साहस, अभूतपूर्व साहस हो और धैर्य हो, तो आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। पहला कथन कह रहा कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन और प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। दूसरा कह रहा है लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं और राज्य सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं। तो इसमें केवल और केवल प्यारे साथी पहला कथन ही सही है कि भारतीय लोक सेवा के सदस्यों का चयन प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है और लोक सेवा भारत सरकार के कर्मचारी तथा भारत की सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवा का, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो कथन बी, इसका केवल ए ही कथन क्या होगा? सत्य होगा, बाकी दूसरा कथन असत्य है। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक, ऑप्शन आपके सामने है, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रपति। तो कौन करते हैं? राज्यपाल। देखो, संघ लोक सेवा आयोग जिन्हें आप यूपीएससी कहते हैं, तो यूपीएससी के आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इस दोनों बात को ध्यान में रखना। और अभी हम लोगों ने इसको पहले अनुच्छेद 309 में आपको एक दिखाया भी सोर्स के रूप में कि आप समझ सकते। बाकी जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र 315 से 323 तक किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कार्मिक मामले में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है प्रधानमंत्री प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, कार्मिक लोक सेवा शिकायत और पेंशन मंत्रालय। जी हाँ, बी ऑप्शन इसका ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है? भर्ती, प्रशिक्षण, सेवानिवृत्ति उपरांत। तो तीनों कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा ये कार्य संपादित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तो यहां पर आपका संघ लोक सेवा आयोग से सवाल समाप्त हुए। अब न्यायपालिका के आयोग के पूछे गए न्यायपालिका के सवालों को हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि न्यायपालिका से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और ये हमारे एग्जाम के लिए कितना खास महत्वपूर्ण है। और यहाँ से हम लोग हर एक प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे कि न्यायपालिका के संदर्भ में क्या रवैया थी आयोग की और किस तरह से हमको तैयारी करना है। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा घटक मानव अधिकार के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जैसा मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है? पहला कथन है मौलिक अधिकार, दूसरा कथन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और तीसरा है मौलिक कर्तव्य। तो मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा आपको केवल और केवल किस में मिल जाती है प्यारे साथी? तो मौलिक अधिकार में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। यानी इसका कथन ए और बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप पढ़ते हैं मौलिक अधिकार जिसका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, डीपीएसपी का जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है अनुच्छेद 51 खंड ए में और ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है? भाग 10, भाग 2, भाग 3, भाग 5। तो राइट हो जाएगा भाग 5, क्योंकि भाग 5 का संबंध किससे है? संघ से। 6 का है राज्य से। भाग 2 को आप जानते हैं इसका जिक्र किससे है? नागरिकता से। भाग 2 का जिक्र नागरिकता से। भाग 3 का जिक्र है फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से। ठीक,
अगले सवाल पे आते हैं कि उच्च न्यायालय जिन्हें हाई कोर्ट आप बोलेंगे इंग्लिश में, कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, उस राज्य के उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, राज्यपाल, और फिर डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। ये राज्यपाल के द्वारा ही शपथ दिलाया जाता है। जबकि हम लोग पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ तीनों अगर आप देख लें तो यहाँ ऐसे समझिए तो खूब विशेष समझ में आएगा। हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है जिसके शीर्ष पर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति जो की जाती है प्यारे साथी, या शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, तो कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई सदस्य या प्रतिनिधि। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। शपथ दिलाते हैं कौन? राज्यपाल। नियुक्ति नहीं, शपथ कर दिलाते हैं कौन? राज्यपाल, क्योंकि नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की भी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सॉरी, नियुक्ति भी की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, और शपथ दिलाने का काम भी यही करते हैं। तो ये दोनों बातें बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएंगे? राज्यपाल। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। तो इसके लिए बहुत सलाह होना चाहिए हाई कोर्ट का और राज्य लोक सेवा आयोग का, तब नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश की। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखो, अभी हम लोगों ने इस सवाल पे बात भी किया था कि राज्य के, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, अनुच्छेद 233 में जिसका जिक्र आता है, सुप्रीम कोर्ट, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल। यहां क्या होगा? राज्यपाल। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अभी हम लोगों ने इस पर बात भी किया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसका जिक्र अनुच्छेद 233 में किया गया है। भारत में उच्चतम न्यायालय, भारत में उच्चतम न्यायालय जिन्हें आप सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहेंगे, की स्थापना कब हुई? 1952, 1949, 1947, 1950। तो इसकी स्थापना की गई थी कब? 1950 में। अब यहां समझना कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट। यहां दो बात ध्यान रखना। एक तो स्थापना की अगर बात करें हम लोग, तो स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर उद्घाटन की बात किया जाए प्यारे साथी, तो उद्घाटन कब किया गया? 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को इसका क्या हुआ है? उद्घाटन। अब सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु मैं आपको अगर बताता हूँ तो विशेष तौर पे आपकी जानकारी बढ़ेगी। एक तो सबसे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट की हम लोग बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र जो किया गया है हमारे संविधान में, अनुच्छेद 124 से 147 तक है सर्वोच्च न्यायालय का, जिसका हम लोगों ने अभी बात किया कि इसका जिक्र संविधान के भाग 5 में है, भाग 5 और अध्याय 4 में जिक्र है। अध्याय 4 में इसका जिक्र है। यहां बात होती है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहां है। तो अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय का इस समय सर्वोच्च न्यायालय हमारा कहां पर स्थित है? दिल्ली में। इसका स्थान क्या है? दिल्ली। यहां कुछ अनुच्छेद जो आपको खूब विशेष तौर पे ध्यान में रखना है वो यही है। पहला तो है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 खंड 1 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात, कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा। तो हम लोग पढ़ते भी हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। या सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे? तो एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जितने की राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। इसमें एक सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जितने की राष्ट्रपति नियुक्त करना आवश्यक समझे।
राष्ट्रपति क्या करें, नियुक्त करें। इस बात को ध्यान रखना। दूसरी एक बात और भी यहां पर आप ध्यान रख सकते हैं कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करता है, ये बात भी विशेष तौर पे आप ध्यान रखना। न्यायाधीशों की अगर संख्या में वृद्धि करना है तो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का पावर किसके पास है, संसद, क्योंकि सर्वोच्च शक्ति हमारे यहाँ किसके पास है, संसद के पास ही है, तो संसद करती है। दूसरा आर्टिकल यहाँ आपके लिए विशेष तौर पे, अच्छा यही एक बात और ध्यान रखें, फिर हम दूसरे आर्टिकल पे चर्चा करें कि आरंभ में यानी बात करें लगभग 1956 के लगभग में, तो आरंभ में हमारे कुल 8 न्यायाधीश थे न्यायालय में। कितने न्यायाधीश थे प्यारे साथी, 8 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। लेकिन अभी अगर बात करें हम लोग वर्तमान की, तो वर्तमान में ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखना कि वर्तमान में अब कितने न्यायाधीश हो गए हैं, 34 न्यायाधीश, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हैं, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ऐसा कब से हुआ है, 2019 से अभी तक न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो चुकी है, 34। इस बात को ध्यान में रखना। बाकी 60 में ये बढ़ के 14 हो गया था, 56 है ना, 56 में 8 था, फिर 60 में धीरे धीरे बढ़ती गई, और 2019 में अभी तक कितने हैं, तो महज 34 न्यायाधीश ही हमारे देश की कमान को संभाल रहे हैं। यहाँ जब हम दूसरे आर्टिकल पे बात करते हैं तो और विशेष तौर पे ये हो जाता है, अनुच्छेद 124 खंड 2 और अनुच्छेद 124 खंड 2 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें नियुक्ति का बात की गई है। किसके नियुक्ति का, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। आप विशेष तौर पे जानते हैं कि नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ऐसा आप बिल्कुल सामान्यता जानते हैं, तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि आप गलत जान रहे हैं, बिल्कुल आप सही जान रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति इनकी करेंगे, अब कैसे, कॉलेजियम प्रणाली के सलाह पर, कॉलेजियम प्रणाली के सलाह पर। अब आप कहोगे ये कौन सी प्रणाली आ गई, तो कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों के नियुक्ति के लिए सबसे पहले ये तो नहीं थी, तो ये आई कब से, पहले इसको समझ लो फिर आगे बताते हैं। 1998 में लाई गई कॉलेजियम प्रणाली, और इसमें कहा गया कुल 5 न्यायाधीश होंगे, 5 न्यायाधीश होंगे, और इन्हीं के सलाह पे अगला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, और इनकी सलाह जो होनी चाहिए वो किस अनुपात में होनी चाहिए, 3:2 के अनुपात में बहुमत होना चाहिए। 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, ये मिलकर अगले मुख्य न्यायाधीश का नाम प्रेषित करेंगे राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति महोदय उन्हीं को नियुक्त कर देंगे। लेकिन अब सवाल है, ये व्यवस्था कब आ रही है, 1998 में। इसके पहले क्या था, क्या कॉलेजियम ही था, नहीं भाई, कॉलेजियम से पहले हमारे यहाँ तो देखो स्थापना कब हो गया, 26 जनवरी 1950 को। तो कॉलेजियम से पहले की अगर आपको यहाँ जानकारी हो जाए तो बिल्कुल ज्ञानवर्धन आपका और भी बेहतर हो जाएगा। कॉलेजियम से पहले किस आधार पर नियुक्ति होती थी, वरिष्ठता के आधार पर, सीनियरिटी के आधार पर क्या किया जाता था, नियुक्ति किया जाता था। तो दर्द क्या है, अब फिर प्रश्न बनेगा कि जब साहब सीनियरिटी के आधार पर यानी वरिष्ठता या ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्ति ही हो रही थी, तो फिर तकलीफ क्या उत्पन्न हुई कि हमको कॉलेजियम लाना पड़ा। अब देखो, तकलीफ तो यहीं से उत्पन्न हुई। क्या तकलीफ उत्पन्न हुई, यही तो समझना है। यही समझ गए आप तो फिर ये पूरी धारणाएं आपके लिए विशेष हो जाएगी। एक तो इसका क्या हुआ, जो वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जाती थी, इसका प्यारे साथी क्या हो गया, उल्लंघन। इसका क्या हुआ, उल्लंघन। और उल्लंघन कितनी बार हुआ, 2 बार। पहली बार 1973, आप बताना नहीं होगा आपको, इस समय सरकार किसकी है, इंदिरा गांधी जी की। और दूसरी बार 1977 में। अब 1973 में उल्लंघन ये किया गया कि एक जूनियर न्यायाधीश थे जिनका नाम था पीबी गजेंद्र गडकर। पीबी गजेंद्र गडकर। तो हुआ क्या, जेएम स्लेट, केएस हेगड़े और ग्रोवर, यानी स्लेट, हेगड़े और न्यायमूर्ति ग्रोवर के स्थान पर पीबी गजेंद्र गडकर को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, जो कि जूनियर थे। और मामला इतना तूल पकड़ा कि सीनियरों को नजरअंदाज करके एक जूनियर को बना दिया गया। तो हुआ क्या कि इन 3 के तीनों न्यायाधीशों ने रिजाइन कर दिया। तो पहली बार ये उल्लंघन हुआ, किसके आधार पर,
वरिष्ठता के आधार का, क्योंकि सीनियर न्यायाधीश ही अगला मुख्य न्यायाधीश बनता था। लेकिन यहां पर क्या किया गया, 3 न्यायाधीशों के अलावा एक जूनियर न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। और जब इस बात की चर्चा हुई तो सरकार ने भी 1956 का हवाला देते हुए कहा कि केवल सीनियरिटी के आधार पर ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता के आधार पर भी, कुशलता के आधार पर भी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है, वो चाहे जूनियर ही हो। बहरहाल मुद्दा एक बार का तो हो गया। दूसरी बार क्या हुआ भाई, 1977 में फिर इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस बार में क्या किया गया प्यारे साथी, एम एच बेग को मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिला दी गई, नियुक्त कर दिया गया एच आर खन्ना के स्थान पर। और एच आर खन्ना के स्थान पर उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। बाद में भी मामला तूल पकड़ा, उन्होंने भी क्या किया, रिजाइन किया। तो फिर इसके लिए कई केस हुए। बाद में 1998 में फिर इस प्रणाली को लाया गया, कॉलेजियम। और अब इसी प्रणाली के आधार पर वर्तमान में क्या चल रही है, नियुक्ति चल रही है। ठीक है, सरकार ने इसके लिए एक प्रावधान और किया था, जिसको हम लोग क्लास में विशेष तौर पर बात करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं यहाँ नियुक्ति का मामला है तो इसे यहाँ हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बस ऐसे बात कर लें। NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और इसको सरकार लाई थी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह भी बात ध्यान में रखना, असंवैधानिक घोषित कर दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, इसकी चर्चा हम करेंगे क्लास में विशेष तौर पे। तो आप अनुच्छेद 124 खंड 1, अनुच्छेद 124 खंड 2, और यहां अगला जो आर्टिकल अगर समझेंगे तो विशेष तौर पे होगा अनुच्छेद 124 खंड 3। इसमें किसकी बात की गई है, योग्यता की। और ये आपका सबसे बेहतर है, क्वालिफिकेशन। अगर सुप्रीम कोर्ट का आप न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो क्या क्या योग्यता है। आप भारत के नागरिक हों, ये बिल्कुल जरूरी है। उस समय न्यायाधीश बनते समय आपको पास भारत का नागरिकता होना चाहिए। नागरिक हों आप भारत के, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो एक बात ही है। दूसरी बात, इसमें पहली बात क्या है कि 5 वर्ष तक आप क्या रहे हों, 5 वर्ष तक आप न्यायाधीश रहे हों या न्यायिक कार्य किया हो। कहां पर, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में। दूसरी बात योग्यता में कहता है कि 10 वर्ष तक आप अधिवक्ता रहे हों, एडवोकेट रहे हों, अधिवक्ता। कहां पर, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में अनुभव भी हो आपको। और तीसरी बात जो सबसे खास लगी, या करके समझना, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हों किसी उच्च न्यायालय में, 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अभ्यास किया हो, या राष्ट्रपति की राय में, ये बात विशेष तौर पे केवल सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, पारंगत विधिवेत्ता हो, इस बात को भी ध्यान में रखना। ये इनकी योग्यताओं, यानी खास तौर पे योग्यता में एक विशेष परिधि को जोड़ा गया है। और यहाँ 2 आर्टिकल और भी अगर जान लेंगे तो ये विशेष तौर पे हो जाएगा, या इसी पेज में हम शामिल इसको कर दें। अनुच्छेद 124 खंड 4, 124 खंड 4 में क्या जिक्र किया गया है, और 124 खंड 6 में क्या है, ये दोनों बातें जान लीजिए। तो 124 के क्लाज के बारे में आपको विशेष जानकारी हो जाएगी। इसमें है इनकी पदावधि या कार्यकाल, जिन्हें आप कहते हैं। तो पदावधि कार्यकाल कितने वर्ष हैं, 65 वर्ष की आयु तक। या इन्हें है ना, ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र भी दे सकते हैं, नहीं तो साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर इन पर भी महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। 124 खंड 3 में क्या है, शपथ एवं प्रतिज्ञान। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो उम्मीद है ये पूरे क्लास आप विशेष तौर पे समझ गए होंगे। यहाँ हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि आपको मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊं, लेकिन बस इतना लक्ष्य था कि आपको यहाँ थोड़ी सी विशेष तौर पे बातें बताने का। आइए सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं अपने। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध है। देखिए अभी हम लोग इस बात भी किया था इस पर कि भारत का नागरिक हो, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कि भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्षों का, देखिए 5 वर्षों के लिए एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार न्यायाधीश रहे हो, किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम 10 वर्षों तक। तो बिल्कुल सभी बातें क्या, और एक क्या है, राष्ट्रपति की राय में कानूनविद हों। तो ये सभी की सभी बातें क्या है, बिल्कुल सही है। दोनों PQ
RS यानी सभी कथन जो हैं, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि योग्यता के लिए अब ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि योग्यता का जिक्र अनुच्छेद 124 के किस क्लाज में किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? तो ऐसे में महान्यायवादी करेंगे कि राज्य के वरिष्ठतम राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो कौन करेंगे प्यारे साथी? भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या ऐसा एक को बार हुआ है? हाँ हुआ है ऐसा। कब हुआ है? 1969 में ऐसा हुआ है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हुए थे, जिनका नाम था M हिदायतुल्ला साहब। M हिदायतुल्ला एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है। बाकी आप इसके पहले की सीरीज में आपने पढ़ा भी होगा और मैंने बताया भी था आपको कि अगर राष्ट्रपति नहीं तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति काम करेगा, उपराष्ट्रपति नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो भी नहीं है तो 10 वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो कोई व्यक्ति उसके पद पर कब तक रह सकता? 6 माह। 6 माह के भीतर ही नए राष्ट्रपति को चुन लिया जाएगा और वो अपने कार्यकाल को या अपने पद को संभालेंगे। अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे। कितने शामिल होंगे? तो ये 2018 का आंकड़ा था, पहले का था, तो उस समय 30 ही थे, लेकिन अभी मैंने बताया कि 2019 से अभी तक कितने हो गए हैं? 2019 से 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। CJI एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। और 1956 से हम लोगों ने पहले बात किया था, कितने होंगे? 8, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही है? ठीक है, ऑप्शन है सिद्ध दुर्व्यवहार या असक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। वी है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम 12 सदस्यीय पीठ द्वारा। नहीं, तो बिल्कुल दूसरा तो गलत, पहला ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पहले में कहा गया है कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर। ठीक है, और फिर जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, ऐसे इन पर भी दोनों सदनों से प्रस्ताव पास किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, वो मंजूर जैसे करेंगे पद से मुक्त हो जाएंगे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? KG बालकृष्णन, M पतंजल सारवी, विजयन कुमार मुखर्जी और HJ कानिया। तो हीरालाल जे कानिया, आप जानते हैं ना, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश ही थे। स्वतंत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करते थे? तो स्वतंत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हमारे कौन? HJ कानिया, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, और इस पर हम लोग पूरी चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में। अगर आपने देखा होगा तो सभी न्यायाधीशों का मैंने क्रमवार आपको बिल्कुल जानकारी प्रदान कराया है और आप ध्यान से देखे भी होंगे। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है कोलकाता उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, चेन्नई उच्च न्यायालय और उड़ीसा। तो भाई ये किस में आता है? कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अब जब हम लोग हाई कोर्ट पढ़ते हैं, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अभी हमारे कितने हाई कोर्ट हैं? 25, और राज्य कितने हैं? 28। तो ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रही भाई। लेकिन यहीं पर अनुच्छेद 231 में ये बात कहा गया है कि संसद को ये अधिकार है, संसद क्या कर सकती है? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय साझा कर सकती है, साझा कर सकती है। ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। कर सकती है या स्थापित भी कर सकती है, ये भी ध्यान में रखना। साझा भी कर सकती है, स्थापित भी कर सकती है। कौन? संसद। और बाकी आप पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। कोलकाता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय।
और बाकी चौथे उच्च न्यायालय के रूप में आप खूब जानते हैं, चौथे उच्च न्यायालय के रूप में आपका इलाहाबाद, जिसे अब हम लोग है ना अभी भी इलाहाबाद ही उच्च न्यायालय कहेंगे ना, प्रयागराज जिले का नाम है पर हाई कोर्ट का नाम इलाहाबाद ही है, ठीक। और बाकी आप यहाँ पर एक चीज विशेष तौर पे ध्यान ये रख सकते हैं कि कितने यूटी हैं जिनके पास अपने हाई कोर्ट है। तो 2 यूटी हैं, एक तो दिल्ली है, दिल्ली, और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। इन दोनों के पास अपना क्या है, उच्च न्यायालय है। बाकी आपके जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वो किसी न किसी राज्य से संबद्ध उच्च न्यायालय के अधीन है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य के सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना था? असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये मेघालय उच्च न्यायालय ने ऐसा किया था, ठीक है, 1971 के पूर्व की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए? तो वो भाई पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। तो पुराना सवाल है, उस समय ये केरल के ही बनाए गए थे मुख्य न्यायाधीश, सॉरी क्या बनाए गए थे, राज्यपाल। हमारे मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, भूतपूर्व थे पी सदाशिवम। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्य न्यायाधीश के ओहदे पे थे ही नहीं? एच.एस. कपाड़िया, अल्तमस कबीर, के.जी. बालकृष्णन, एन. गोपालास्वामी। तो एन. गोपालास्वामी नहीं थे। बाकी आप पढ़ते हैं ना कि भारत के पहले दलित, है ना, पहले की क्लास में हम लोगों ने इस पर पूरा बात कर लिया है कि भारत की पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन है। अब बताओ भी मुझे कि भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, भारत सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, पहले दलित न्यायाधीश कौन थे, स्वतंत्र भारत के कौन थे और वर्तमान में कौन है। ये सारी तथ्यों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। संविधान के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 32 के द्वारा, 227, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 226। तो अनुच्छेद 132 के द्वारा ये पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है कि उन पर नियंत्रण कर सकता है, जांच कर सकता है, ऐसा हाई कोर्ट को पावर है। बाकी 226 आप पढ़ते हैं, 226 और 232 दोनों में क्या है, 5 प्रकार के रिटों का जिक्र है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे 5 रिटें जारी कर सकता है। ये पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास भी और हाई कोर्ट के पास भी। सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट के पास 226 के तहत। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? अनुच्छेद 141, 145, 124, इनमें से कोई नहीं। अभी हम लोगों ने बात किया अनुच्छेद 124, खंड 1 में उच्च न्यायालय के गठन का जिक्र किया गया है, जिस पर अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार अन्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा शर्त है जो एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पात्र होने के लिए आवश्यक है? कम से कम 5 वर्ष तक अधिवक्ता या लीडर रहा हो, ठीक है, या को छोड़ दो, गलत टाइप किया गया है। दूसरा है कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता हो, या कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता हो, या 15 वर्ष। तो कम से कम कितना होना चाहिए? 7 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का यह जिक्र है। हम लोग जब पढ़ते हैं कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है, शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है 124 में, हाई कोर्ट का जिक्र है 214 में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जिक्र है 233 में। इस बात को ध्यान में रखना। उच्चतम न्यायालय ने किस केस में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए थे? डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, चार्ल्स शोभराज बनाम दिल्ली प्रशासन, उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप कमेंट करो कौन सा होगा, है ना। अब आपको लगा होगा क्या बताएं, दोनों बता दें कि दोनों नहीं? तो दोनों नहीं बताना है, बस क्या बताना है, डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार में इस संदर्भ में विशेष फैसले दिए गए थे। न्यायालय के आदेशों के लंबित रहने की स्थिति में पशुधन किसको सौंप दिए जाएंगे? काजी हाउस को, चरवाहों को, पशु चिकित्सालयों को, उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो कांजी हाउस को सौंप दिया जाएगा, लेकिन कब? जब मामला कैसा रहे, लंबित रहेगा उस समय। अगले प्रश्न पे आते हैं। चतुर्थ स्तंभ से आशय किसका है? 3 स्तंभ आप जानते हो, तो पहले 3 स्तंभ जानो, चतुर्थ तो बाद में जानना, पहले 3 स्तंभ क्या है।
तो विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये 3 स्तंभ ही हैं। चतुर्थ स्तंभ है आपका प्रेस। और आप जानते हैं ना, जब आप पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसमें आप एक अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 19 खंड 1 सब खंड ए। इसमें जिक्र मिलता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी जिक्र मिलता है। और इसी आर्टिकल में प्यारे साथी प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र, और इसी में आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन का भी जिक्र मिलता है। ठीक, और इस तरह हम लोग पहुंचते हैं आखिरी। ये देखो, ये सवाल यहाँ पर पूरा हुआ। तो आज हम लोगों ने आयोग के पूछे गए संघ लोक सेवा आयोग और न्यायपालिका से जितने सवाल आयोग ने खासतौर पे उत्तर प्रदेश पुलिस और सब इंस्पेक्टर के पूछे थे, वो हम लोगों ने पूर्णतः देखा। और इस तरह से आप सवाल को देख के घबराइए नहीं, समझिए, एनालिसिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।